हर शहर के बाहर एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी कहानी होती है जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बात करते हैं। हमारे शहर के बाहर भी एक ऐसी हवेली थी, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल अकेली। लोग कहते थे वहां सालों से कोई नहीं रहता, बस रहती हैं तो कुछ पुरानी यादें और कुछ अधूरी ख्वाहिशें। वाहन की दीवारें, वाहन के दरवाजे, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में लिपटा रहता था। रात को उस तरफ से गुजारना भी लोगों को मंजूर नहीं था। कहते थे कि अंधेरा होने के बाद उस हवेली से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं, बच्चों के रोने की और कभी कभी खनकती हुई चूदियों की। ये कहानियां हमने बचपन से सुनी थी, कभी दड़ी से, कभी नानाजी से। लेकिन जवानी का जोश भी कुछ अजीब होता है, वो हर दर को आजमाना चाहता है। हम 3 दोस्त थे, मैं, समीर और रोहन, हमेशा साथ रहने वाले, हमेशा एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने वाले। एक दिन पूनम की रात थी, चंद आसमान में पूरा खिला हुआ था। समीर ने कहा, चलो आज उस हवेली का द्वार भी दिखाते हैं। रोहन थोड़ा डरपोक था, पर दोस्ती में उसने भी हाँ के दी। हमने तय किया कि ठीक रात के 12 बजे हम उस हवेली के अंदर जाएंगे। हम देखना चाहते थे कि सच क्या है और फसाना क्या है। हम अपनी बाइक्स पर निकाल पड़े। शहर पीछे छूट रहा था और वो हवेली सामने आ रही थी। चांद की रोशनी में वो और भी डरावनी लग रही थी। उसका बड़ा सा लोहे का गेट जंग खा चुका था। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था जो शायद सदियों से खुला नहीं था। हमने गेटे के साइड से टूटी हुई दीवार से अंदर जाने का रास्ता बनाया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। हवा बिल्कुल अचानक से रुक गई थी। ऐसा लगा जैसे हवेली ने हमारा स्वागत किया हो, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रही थी। हमने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उस अनजान अंधेरे में अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज पर फैक्ट्री की धूल जमी हुई थी। जमीन पर सूखे पैटर्न का एक पैलिन सा बिछा हुआ था। हर कदम पर एक अजीब सी चारमराहट होती थी जो खामोशी को और गहरा कर देती थी। दीवारों पर लगे बड़े बड़े पंखे जांग लग कर झुक गए थे। उन दीवारों पर सीलन थी जैसे वो दीवारें आज भी रोती हों। उन पर कुछ तस्वीरें टंगी हुई थी, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट चेहरे। उनकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे वो हमें ही देख रही हैं, जैसे वो पूछ रही हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो। एक अजीब सी उदासी थी उस माहौल में, एक ऐसा दर्द जो शायद कभी खत्म नहीं हुआ। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। हर आवाज पर हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती। कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, टप टप टप। वो आवाज उस खामोशी में किसी बम की तरह लग रही थी। रोहन का हाथ ठंडी पसीने से भीग चुका था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसने फुफुसाते हुए कहा। समीर हम में सबसे हिम्मत वाला था। उसने हमें शांत रहने को कहा। कुछ नहीं है, बस हमारा वहम है, उसने कहा, पर उसकी आवाज में भी हल्का सा डर साफ झलक रहा था। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से कुछ पटका हो। हम तीनों वहीं जम गए, सांसें रोककर उस आवाज को सुनने लगे। अब खामोशी और भी चुभने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, जैसे कोई पर्दों के पीछे से झांक रहा है। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर सीढ़ियों की तरफ घुमाई। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थी और उन पर जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें ऊपर बुला रहा है। डर भी लग रहा था और एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी थी। हम जानना चाहते थे कि उस हवेली का राज क्या है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंजती थी। ऊपर एक लंबा सा कॉरिडोर था, दोनों तरफ कई दरवाजे थे, सब बंद। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे सूखे हुए फूलों की और थोड़ी सी जंग की। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। एक अजीब सी क्रियात की आवाज पूरे कॉरिडोर में फैल गई। हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी।
दिल कर रहा था कि सब छोड़कर भाग जाएं। लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। समीर ने हिम्मत करके उस कमरे के अंदर टॉर्च की रोशनी मारी। अंदर एक छोटा सा कमरा था, बीच में एक पलंग और दीवार पर एक आईना। हम उस कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी हमें ऐसा लगा जैसे उस आईने में हमारे पीछे कोई और भी खड़ा है, एक साया। हमने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। जब हमने वापस आईने में देखा तो वो साया अब भी वहीं था। समीर ने गुस्से में कहा, कौन है? सामने आओ। उसकी आवाज कांप रही थी। कॉरिडोर के दूसरे कोने से, अंधेरे में से हुमन किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। वो आवाज हमारी तरफ ही आ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने घुंघरू पहने हो। छान छान छान। वो आवाज जैसे जैसे पास आ रही थी, हमारे दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। अंधेरे से एक परछाई निकली। वो एक लड़की थी, शायद 12 या 13 साल की। उसने सेव्ड रंग का फ्रॉक पहना हुआ था जो चांदनी में चमक रहा था। उसके बाल लंबे थे और चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बिल्कुल सेफ्ट थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदास सी मुस्कुराहट थी। वो हमें देखकर मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर डर भी लगे और तरस भी आए। हम तीनों बट बनकर यूं देखते रहे, ना हिल पाए ना कुछ बोल पाए। वो लड़की धीरे धीरे चलकर हमारे पास आई। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी आहिस्तगी थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। एपी लोग आ गए। उसने एक पातली गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी पुराने रेडियो से आ रही हो। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की फिर से मुस्कुराई, मैं यहीं रहती हूँ, ये मेरा घर है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक पुराना जंग लगा हुआ चाकू था। चांद की रोशनी उस चाकू की धार पर चमक रही थी। हम तीनों के गले सूख गए। रोहान तो रोने ही वाला था। लड़की ने वो चाकू समीर की तरफ बढ़ाया। यह मेरे अब्बू ने मुझे दिया था, उसने कहा। वो कहते थे कि इसे अपनी हिफाजत करना, पर मैं नहीं कर पाई। उसकी आंखों से सेव्ड आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दूध की बूंदें उसके गालों पर गिर रही हो। यह मंजर इतना अजीब और खौफनाक था कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। हम बस उस भूतिया लड़की को देख रहे थे और उसके हाथ में चमकते उस चाकू को। हम यहां से भागना चाहते थे, पर कैसे? तभी मेरी नजर उस कमरे के कोने में पड़ी एक संदूक पर गई। वो बहुत पुरानी लग रही थी। उस पर धूल जमी हुई थी। न जाने क्यों मुझे लगा कि उसमें हमारे सवालों का जवाब है। मैंने हिम्मत करके उस लड़की से नजर हटाई और उस संदूक की तरफ बढ़ा। रोहान और समीर मुझे हैरानी से देख रहे थे। तू पागल हो गया है क्या? समीर धीरे से बोला। मैंने संदूक खोली। उसके अंदर बहुत सारा पुराना सामान था और सबके नीचे एक पुरानी सी किताब थी, एक डायरी। मैंने उसे उठाया। उसका कवर चमड़े का था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने वो डायरी खोली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें किसी लड़की की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था। मैंने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ना शुरू किया। ये उसी लड़की की डायरी थी जो हमारे सामने खड़ी थी। उसका नाम अनया था। डायरी में उसने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, अपने माँ बाप के बारे में और उस हवेली के बारे में। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, कहानी और भी खौफनाक होती गई। अनया ने लिखा था कि यह हवेली जिंदा है, इसकी दीवारें सांस लेती हैं। यह हवेली किसी को यहां से जाने नहीं देती। जो भी यहां आता है वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। मैंने आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आज 3 नए दोस्त आने वाले हैं। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। ये हवेली उन्हें भी अपने पास रख लेगी, हमेशा के लिए। हम सब साथ में खेलेंगे। ये लाइन पढ़ते ही मेरे हाथ से डायरी छूट गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट बदल चुकी थी। वो एक जीत वाली मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, अब आप लोग कहीं नहीं जा सकते। ये घर अब आपका भी है। अचानक
हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गए। ठाद की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। हम चीखते हुए भागे, सीढ़ियों से नीचे उतरे, मेन गेट की तरफ दौड़े, पर गेट अब बैंड था। वो जंग लगा हुआ ताला अब उस पर वापस लग चुका था। हमने गेट को पीटना शुरू कर दिया, उसे खोलने की कोशिश की, पर सब बेकार था। हम उस हवेली में कैद हो चुके थे। पीछे से हुमैन अनाया के हंसने की आवाज आ रही थी, एक ऐसी हंसी जो हमारी रूह को कांपा रही थी। हम उस रात उस हवेली से कैसे निकले, यह हुमैन आज तक ठीक से याद नहीं। शायद सुबह होने पर वो हवेली हुमैन जाने देती है, ताकि हम दुनिया को उसकी कहानी न बता सकें। लेकिन उस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हम तीनों दोस्त अब पहले जैसे नहीं रहे। हम अक्सर रातों को नींद से जाग जाते हैं। हुमैन सपनों में वही हवेली दिखती है, वही सेफ्ट आंखों वाली लड़की, वही जंग लगा हुआ चाकू। अनया आज भी हमारा इंतजार करती है। वो हुमैन अपने पास बुलाती है। वो चाहती है कि हम वापस आ जाएं, हमेशा के लिए, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती, और कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते।